हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे जो आपकी कलाम की जो तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा यानी कि जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। किसकी? आपकी जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, रीट मेंस की। और रीट मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करें जो आपकी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, लेवल 1 व लेवल 2 के लिए दोनों के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उस टेस्ट सीरीज की बात करें जो आपको पहला टेस्ट होगा, जो आपका पहला टेस्ट होगा। और वो पहला टेस्ट कब होगा? आपका पहला टेस्ट होगा आपका 11 अगस्त को। कब होगा आपका? 11 अगस्त को, यानी इस संडे को आपका जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट के लिए जो सिलेबस है आपका, उस टेस्ट का क्या आपका सिलेबस, उस टेस्ट का जो विषय वस्तु है या सिलेबस है, उस सिलेबस जो आपका पेट दिया हुआ है, उस सिलेबस के क्या कर रहे थे हम? विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? विश्लेषण कर रहे थे। और विश्लेषण का मतलब क्या होता है आपका? आप सभी जानते हो, प्रश्नों का एनालिसिस। ठीक है, विश्लेषण कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। समझ में आया कि नहीं आया? किसके माध्यम से कर रहे थे हम? एमसीक्यू के माध्यम से इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। जो हम एमसीक्यू कर रहे थे वो कर रहे थे हम किसके? आपकी कलाम बुकलेट के। किसके कर रहे थे? जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है आपकी कलाम की जो माइनर टेस्ट 1 है, यानी कि जो 11 अगस्त को टेस्ट होगा, उसमें इस बुकलेट से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें हम बात करें जो आपकी जो तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की है, उसकी बुकलेट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, टास्क बुकलेट एवं विशेषांक 01। ठीक है, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। किन किन के लिए उपयोगी है? आपकी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए उपयोगी है। इस बुकलेट के क्या कर रहे थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, व्याख्या के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको साथ में लेते हुए इस बुकलेट के जितने भी एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको विश्लेषण करते हैं, यानी प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ आपको विश्लेषण करवाना मैंने शुरू करवा दिया था, ताकि हमारा 11 अगस्त का टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुके और फिर 11 अगस्त को टेस्ट होगा, फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे, ताकि हमारी डबल तैयारी हो, हमारा रिविजन अच्छा हो और हमें पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, किस प्रकार से हम एग्जाम में एमसीक्यू के माध्यम से किस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। देखो, एमसीक्यू किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं आज के टाइम पर। पहले थोड़ी से क्वेश्चन पूछते थे, इजी क्वेश्चन पूछते थे, सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछते थे। आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं थोड़ी पढ़ लेते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि पूरा टॉपिक हमें याद है, लेकिन वास्तव में स्थिति जब सामने आती है, जब आपके सामने प्रश्न होता है, तो जब प्रश्न में आप क्यों अटक जाते हो? जब आपको थोड़ी इतनी मतलब क्लियर तरीके से याद है, तो फिर आपको एमसीक्यू के अंदर आपका जो एमसीक्यू आता है उसके अंदर आप क्यों अटक जाते हो? आपका प्रश्न गलत क्यों होता है? तो इसका मतलब क्या है कि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की, यानी अपने प्रश्न नहीं निकाले, तो इसका मतलब ये है प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं निकाले, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो उसी को आधार मानकर आज के जमाने के लेकर आगे की सोच के हम एक क्लास स्टार्ट किए, एमसीक्यू के माध्यम से आपको एनालिसिस करवाया जाए, ताकि आपको एमसीक्यू का हल करना हो, साथ में एमसीक्यू का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है वो आपको सीख सके। ठीक है दोस्तों, उसी श्रृंखला की बात करता हूं, तो मैं अपनी तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की जो टास्क बुकलेट थी, इसी टेस्ट सीरीज को आधार मानना है कि सिलेबस के अनुसार हम क्लासें करेंगे तो अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और ऐसा भी लगेगा कि हमने पूरा सिलेबस कवर किया, वो भी वीडियो के माध्यम से, और पूरा एनालिसिस किया, यानी कि ऐसा महसूस होगा कि हमने पढ़ा है, हर चीज़ पढ़े, और एमसीक्यू जितने निकालेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उस श्रृंखला की बात करूं मैं दोस्तों, तो मैंने आपको दो स्टार्ट करवा दिया था। इसका पहला टॉपिक करवाया था मैंने राजस्थान का भूगोल। कौन सा कराया था? राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हमने दोनों टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें आपका भौगोलिक स्वरूप मैंने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से कराया था। लगभग 92 क्वेश्चन से 93 क्वेश्चन किए थे हमने, 93 क्वेश्चन इस भौगोलिक मर्दा के अंदर किए थे। प्लस इसमें देखो प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की है, तो प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की है, तो आप 92 को गुणा कर सकते हो 4 से। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 348, 368 क्वेश्चन हमने किए। कितने क्वेश्चन किए आपने? 368 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक के अंदर किए हैं, यानी प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था मर्दा। क्या पढ़ा था हमने? मर्दा। मर्दा को भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। मर्दा को मैंने भौगोलिक स्थिति के आधार पर आपको बताया था, जलवायु के आधार पर बताया था, यानी भौतिक प्रदेश, जैसे आपके 4 भौतिक प्रदेश थे, रेतीले प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके आधार पर मैंने मर्दा को याद करवाने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको जलवायु के आधार पर आपको मर्दा याद करवाने की कोशिश की थी। जैसे राजस्थान की जलवायु को 5 सामान्य भागों में बांटा गया था, जैसे शुष्क, अर्ध शुष्क, फिर आपकी जयपुर वाला मैंने बताया था कि उपाधर, फिर मैंने ऐसे बताया था कि मेवाड़ याद कर लेना, मेवाड़ के आसपास जितने भी जिले हैं, यानी उदयपुर के आसपास के जितने जिले, वहाँ की जलवायु आर्द्र पाई जाती है। फिर नीचे आपको वागड़ मैंने बताया था कि वहाँ पर अति आर्द्र, और इधर हाड़ौती में अति आर्द्र पाई जाती है, उस आधार पर याद करवाया था। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आपके जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग ने मर्दा को कितने भागों में बांटा है? कृषि विभाग ने मर्दा को कितने भागों में बांटा है? मैंने बताया 14 भागों में बांटा है। तो 14 के 14 भागों की आपको याद करवाने की कोशिश की थी, वो भी जिलों के माध्यम से, यानी एमसीक्यू जो ऑप्शन में जिस जिले का पूछा था, बाकी 3 ऑप्शन थे, तो उन जिलों की मैंने बताया था कृषि विभाग ने इस जिले के अंदर इस मृदा को माना है। फिर मैंने ये बताया था कि आपके जो रंग उपजाऊपन के आधार पर, कितने प्रकार से बताया था मैंने? 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? मैंने 7 भागों में बांटा था। जैसे अपनी कौन सी आपकी मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, और फिर आपकी
कौन सी मृदा पढ़ी थी हमने? रेतीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा को बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने काली मृदा पढ़ी थी, ठीक है, लाल लोमी मृदा पढ़ी थी, ठीक है। इधर आपकी भूरी मृदा पढ़ी थी भरतपुर अलवर के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो आपकी लाल लोमी, लाल पीली मृदा पढ़ी थी। इस प्रकार से हमने 7 भागों में इसको बांटा था। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था मृदा को आधुनिक आधार पर बांटा। किसके आधार पर? आधुनिक आधार पर। आधुनिक आधार पर, आधुनिक आधार का मतलब जो आपका अमेरिका का यानी यूएसए का जो कृषि विभाग है, जिसने आपकी जो आपकी मिट्टी को बांटा था, उस आधार पर अपनी राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? हमने 5 भागों में। और मैंने बताया था कि ये मिट्टी याद करो ना आप, जैसे एरिडोसोल, एंटीसोल्स, ठीक है, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। तो ये तीनों पांचों आप ये मृदा याद करो ना, मृदा याद करो तो आप जलवायु के आधार पर याद करना। किसके आधार पर याद करना? जलवायु के आधार पर याद करना। इस प्रकार से हमने प्रत्येक ऑप्शन को व्याख्या के साथ एनालिसिस किया है, ताकि आपको बेनिफिट मिले और आगे भी ऐसा अनुभव हो कि हाँ, हमारी जो सामने आपको पर्सन दिखने को मिले एग्जाम हॉल में, तब आप ऐसा ना हो कि हमारा प्रत्येक ऑप्शन पढ़ा हुआ नहीं है। प्रत्येक ऑप्शन पढ़ा हुआ, जैसे बेनिफिट मिला। जैसे हम पूरे एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के हमने पेपर एनालिसिस वगैरह करवाए, आप देख सकते हो यूट्यूब पर करवाई हुई है, प्ले लिस्ट में क्लासेस पढ़ी है, तो वहाँ पर भी दोस्तों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। अभी सेकंड ग्रेड की जो चल रही है टेस्ट सीरीज, उसको भी एनालिसिस करवाया। इसके साथ साथ उनको नाथ पब्लिकेशन की बुक भी एनालिसिस करवाइए, तो उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 27 जो आपकी सितंबर के अंदर एग्जाम होगी, उसके अंदर आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। उसी के आधार पर मैंने आपको स्टार्ट करवाया, और आपको इसलिए स्टार्ट करवा दिया साथ साथ क्योंकि सेकंड ग्रेड की बहुत लेट स्टार्ट की थी, और आपकी तो रीड की साथ साथ हो रही है। आपको तो बुकलेट एनालिसिस साथ साथ मिल रहा है, ठीक है, साथ साथ एनालिसिस हो रहा है, फिर आपको टेस्ट का एनालिसिस होगा। तो आपको कितनी बार रिवीजन करने का मौका मिलेगा और कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो आप खुद बताओगे, इसी टेस्ट में बताओगे। क्योंकि इस टेस्ट में आपको जो 11 अगस्त को टेस्ट होगा, तो हमने जो बुकलेट एनालिसिस किया, इसका कितना बेनिफिट आपको इस टेस्ट में देखने को मिला, ठीक है। करंट हमने जून का करंट हमने पढ़ लिया है, जून की बुकलेट पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। 40% करवाए, 40 क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए कि वहाँ से बार आपको कलाम पूछेगा नहीं, ठीक है। और इसके साथ आपकी विविध के क्वेश्चन कल हो जाएंगे, और वो कलाम की जो जून की रेट है बुकलेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी बात करें हम इस बुकलेट की, तो इस बुकलेट में 2 टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं। आज हम शुरुआत करें आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान। कौन सा स्टार्ट करें अपने? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में पहला टॉपिक होगा आपका राजस्थान की प्रतीक चिन्ह, ठीक है। प्रतीक चिन्ह की बात करूँ तो देखो, इस बुकलेट के अंदर आपको थ्योरी दी हुई है, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू नहीं दी हुई है। तो एमसीक्यू नहीं दी हुई, तो मैंने क्या किया, अभी जो एग्जाम हुई है आपकी, अभी जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम लिए, लगभग आपकी 16 एग्जाम तो जून के अंदर हुई थी, और 7-8 एग्जाम आपकी जुलाई के अंदर हो चुकी है। इन एग्जामों में जो आपकी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के एग्जाम हुई है, ठीक है, इन कृषि विभागों के एग्जामों में आपके ये पूछे गए थे आपके प्रतीक चिन्ह। क्या थे आपके? प्रतीक चिन्ह। इन प्रतीक चिन्हों में बात करें तो कृषि विभाग में ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके प्रतीक चिन्ह, जैसे चिंकारा हो गया, गोडाउन हो गया, इनके बारे के अंदर। तो अभी इसी स्तर पर, यानी अभी के स्तर के क्वेश्चन कैसे हैं, आपके प्रश्न कैसे हैं, उन प्रश्नों को मैंने लिया। यानी कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके 25-26 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सभी कैसे आपके विगत वर्ष पूछे गए, यानी इसी वर्ष, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, पूछे गए प्रश्न, यानी सभी के सभी आपके कैसे प्रश्न, आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। कैसे? आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न, यानी कि अभी जो एग्जाम हुई है आसपास की, यदि आपने पेपर हो तो आप नहीं है तो अधीनस्थ की बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी विगत वर्ष के पूछे गए प्रश्नों की देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के आए थे इस प्रत्येक चिन्ह में, और उन्हीं के आधार पर इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस पूरा देखिए, देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी कोई भी सुधार करना हो तो वो भी आप बेझिझक आप कमेंट के अंदर करिए, ताकि आपको आगे का कंटेंट है वो इससे भी अच्छे बेहतरीन तरीके से मिले। क्योंकि जब हम क्लास बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने आपको कैसा बताया। आप यदि कमेंट में करते हो कि सर इसमें ऐसा और सुधार होता तो हमारे लिए इतना बेनिफिट और हो जाता, तो आप उसके आधार पर, आपकी कमेंट के आधार पर आगे क्लास में परिवर्तन किया जाता है। तो आप कमेंट में जरूर करिए, बेझिझक करिए, कोई कमी हो वो भी आप जरूर बताएं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बताएं। आपको समस्या का हर डाउट का निवारण मिलेगा, रिप्लाई भी मिलेगी। ऐसी नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंग वाले रिप्लाई नहीं करते, लेकिन हम करते हैं, ठीक है। हम रिप्लाई भी करते हैं। आपका जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट के अंदर करिए। साथ साथ आपको जो समझ में नहीं आए वो भी कमेंट में बताइए, ताकि आगे क्लास उससे भी ज्यादा बेहतरीन बनाया जा सके। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन था आपका। देखो, प्रश्न निम्न में से कौन सा सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है, ये आपका क्वेश्चन है। वर्तमान का पैटर्न, इस आधार पर आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और इसी आधार पर आपको देखने को मिलेंगे थोड़े उच्च स्तर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, अपना राज्य पक्षी क्या है, आपका गोडाउन है। राज्य पक्षी क्या आपका गोडाउन है, ठीक है। सही मिलान करना है। राज्य पक्षी को आपको कब बनाया गया था? इसको 12 दिसंबर 1983 को बनाया गया था। क्या? 12 दिसंबर 1983 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, जो आपका गोडाउन है, गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित कब किया गया? राज्य पक्षी घोषित, तो राज्य पक्षी घोषित किया गया था आपके गोडाउन को आपका 21 मई 1982 को।
कब घोषित किया गया था आपका 21 मई 1982 को घोषित किया गया था, यानी कि पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रखा देखो राज्य पुष्प। राज्य पुष्प दे रखा आपका रोड़ा का फूल। अपना राज्य पुष्प क्या है, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प है वो क्या है आपका रोड़ा का फूल है। बिल्कुल है, क्या भाई, रोड़ा का फूल है ना राज्य पुष्प। क्या इसको राज्य पुष्प का दर्जा 21 मई 1982 को दिया गया था? राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया था? 21 मई 1982 को? नहीं सर, राज्य पुष्प का दर्जा जो आपका रोड़ा है इसको दिया गया था आपका, बात करें हम 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया था आपका? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा दे रखा है आपको राज्य वृक्ष। अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या आपका? खेजड़ी। क्या आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष? खेजड़ी है। ठीक है, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया आपका? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था, बिल्कुल राइट। राज्य पशु देखो, राजस्थान का राज्य पशु क्या आपका? चिंकारा। क्या भाई आपका राज्य पशु? चिंकारा है। ठीक है, इसे आपका राज्य पशु का चिंकारा कब घोषित किया गया? देखो 19 सितंबर 2014 को किया गया था क्या? नहीं, 19 दिसंबर 2014 को घोषित किया गया था आपका राज्य पशु घोषित किया था। वो भी कौन सा आपका? जो पशु श्रेणी के अंदर, किसके अंदर? आपके पशु श्रेणी के अंदर। पशु श्रेणी की बात करें, पशु श्रेणी के अंदर किया गया था आपके ऊंट को। किसको? आपका ऊंट। ऊंट है ना, रेगिस्तान का जहाज। तो ऊंट को घोषित किया गया था आपका राज्य पशु श्रेणी के अंदर 19 सितंबर 2014 को। लेकिन सर फिर आपके वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा कब घोषित किया गया था आपका? वन्य जीव श्रेणी की बात करें, वन्य जीव श्रेणी की बात करें तो चिंकारा को आपके राज्य पशु घोषित किया गया था। वो क्या गया था आपका? डेट बताओ भाई, आपको याद है तो कमेंट में बताओ। वो क्या गया था आपका? 12 दिसंबर 1983। देखो ऑप्शन उत्सुक दे दिए हुए आपके 12 दिसंबर 1983 को। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन था ना वो तो आपका चिंकारा का था। ठीक है, इस प्रकार से। और 19 सितंबर है वो किसका? आपका ऊंट का है। तो ये देखो क्वेश्चन आपका अभी आपके अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन आपका नवीनतम क्वेश्चन पूछा है इस आधार का। ठीक है, अब देखो सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्रत्येक चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सा सही मिलान है, यानी सही मिलान पूछा था हमें। तो देखो मेरा राज्य पक्षी है वो 12 दिसंबर 1983 को था आपका, 21 मई 1982 घोषित किया गया था गोडावण। राज्य पुष्प है जो रोड़ा का फूल है उसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य फूल के रूप में अपनाया गया था। और अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी है उसको अपनाया गया था आपका 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य पशु जो चिंकारा दे रखा है वन्य जीव श्रेणी के अंदर, इसको अपनाया गया था आपका 12 दिसंबर 1983 को। लेकिन 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु जो पशु श्रेणी के रूप में ऊंट को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया? आपके ऊंट को। आप पूछे कि ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया गया आपका? 19 सितंबर 2014 को। कब किया गया? 19 सितंबर 2014 को, याद रखना। तो विकल्प में देखो सही कौन सा है? केवल 3 सही है आपका, यानी कि सी सही है। तो यहाँ पर देखो ए और बी नहीं, केवल सी, तो केवल सी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो आपके राज्य के अब 2 ही ऐसी चीजें बची है जो आपकी प्रतीक चिन्ह के अंदर आती है। कौन कौन सी बची है आपकी? ए तो बचा आपका राज्य खेल, वो भी साथ साथ याद कर लो। यहाँ पर राज्य खेल की बात करें तो राज्य का खेल कौन सा? आपका बास्केटबॉल। बाकी राजस्थान के बाहर का कोई दोस्त है तो उसे ये बता दो कि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है आपका बास्केटबॉल। क्या भाई आपका राज्य का खेल आपका बास्केटबॉल। ठीक है, और राज्य का जो बास्केटबॉल है राज्य खेल, इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था आपका 1948 के अंदर। कब अपनाया गया था आपका? 1948 के अंदर। ठीक है, और अपना जो राज्य नृत्य है, राज्य नृत्य क्या अपना? घूमर। राज्य नृत्य की बात करें, राज्य नृत्य क्या आपका? घूमर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रतीक चिन्हों की बात करें तो अपना राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशुधन श्रेणी में आपका ऊंट, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राजस्थान का राज्य पुष्प है आपका रोइडा का फूल, और राजस्थान का राज्य पक्षी है आपका गोडावण। ठीक है दोस्तों, सारे प्रतीक चिन्ह आपको एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपके आरपीसी ने क्या, जो आरपीसी के अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीसी दोनों के क्वेश्चन है यहाँ पर। आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ने जो क्वेश्चन पूछे अभी के एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको, और इसी के आधार पर आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, खेजड़ी की हरी फलियों को किस नाम से जाना जाता है? आप देखो खेजड़ी वृक्ष पूछा आपका, तो सबसे पहले तो देखो हम खेजड़ी के बारे में जानते हैं। खेजड़ी के बारे में जानते हैं तो खेजड़ी के बारे में बताओ सर। तो खेजड़ी को देखो राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? राज्य वृक्ष का दर्जा, अभी पहले क्वेश्चन किया था हमने, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था खेजड़ी को। पहला क्वेश्चन था जो सही था वही था आपका। कब दिया गया था आपका? 31 अक्टूबर 1983 को। कब किया गया आपका? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। खेजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपका? इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या आपका? प्रोसोपिस सिनेरेरिया।
याद करना, सभी के राज्य पक्षी का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, राज्य पशु का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, राज्य पक्षी का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। सभी के हम देखेंगे आगे आगे, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उस आधार पर सभी को मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो हमने याद करो यहाँ पर राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया आपका 31 सितंबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम आपका प्रोसोपिस सेनेरेरिया। बात करें तो देखो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं अब। क्वेश्चन है अपना कि खेजड़ी की हरी फलियों को किस नाम से जाना जाता है। देखो खोखा दे रखा है हमारा, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, खोखा दे रखा है। तो खोखा तो किसको बोलते हैं, जो आपकी सूखी फली है। कौन सी आपकी, सूखी फली या पक्की फली। हम कहते हैं ना अपने खोखा खा रहा हूं में, पक्की फली। जो खेजड़ी की पक्की फली है उसको तो क्या बोलते हैं आपकी, खोखा बोलते हैं। मिंजर दे रखा है, देखो तीसरा ऑप्शन मिंजर दे रखा है। मिंजर किसको बोलते हैं आपके, मिंजर बोलते हैं आपके जो खेजड़ी के ऊपर फूल आते हैं ना, फूल, तो फूल को क्या बोलते हैं आपकी खेजड़ी के फूल को बोलते हैं मिंजर। ठीक है, और ये फूल कब आते हैं आपकी खेजड़ी पर, खेजड़ी पर ये फूल आते हैं कब आते हैं, तो आते हैं आपके मार्च अप्रैल माह में। कौन से माह में, आपके मार्च अप्रैल माह में। अभी देखो एक कूट का क्वेश्चन आया था, वहाँ पर ये सभी चीजें आपको पूछी गई है, तो यहाँ पर दोबारा याद हो जाएगा वहाँ पर। तो देखो मार्च अप्रैल में ये सब पूछा जाएगा, खेजड़ी पर फूल कब आते हैं आपके, मार्च अप्रैल के ऊपर आते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा ऑप्शन देखो आपका लूम दे रखा है। लूम किसको बोलते हैं, आपके जो खेजड़ी की पत्तियां होती है ना, पत्तियां, खेजड़ी की जो पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों को क्या बोलते हैं आपके, लोम बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उनको लोम बोलते हैं, याद रखना। और मिंजर बोलते हैं आपके जो खेजड़ी पर फूल आते हैं उसको मिंजर बोलते हैं। खोखा बोलते हैं आपके जो सूखी सांगरी है, सांगरी का जो सूखा हुआ रूप है ना, सूखा हुआ रूप है, उनको क्या बोलते हैं आपके, पक्की या फली है, उनको खोखा बोलते हैं। तो बच्चा कौन सा आंसर, आंसर बच्चा सर आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी की हरी फलियों को किस नाम से जाना जाता है, आपका सांगरी के नाम से जाना जाता है। अध्ययन बोर्ड ने ये क्वेश्चन अभी क्यों पूछा, आपकी अभी जून के एग्जाम में क्यों पूछा है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा है, जो आपकी सांगरी है, सांगरी को अभी हाल में क्या मिला है, इसको हाल में आपको जीआई टैग मिला है। क्या मिला आपका, जीआई टैग मिला है। और कब मिला आपका जीआई टैग की बात करें तो ये जीआई टैग मिला आपका 5 मई 2025 को। देखो इसीलिए करंट का क्वेश्चन था, इसलिए आपको अध्ययन बोर्ड ने इसको पूछ लिया इस एग्जामों के अंदर कि 5 मई 2025 को सांगरी को जे टैग मिला था। और यही क्वेश्चन आया था, देखो कितना इजी क्वेश्चन था कि खेजड़ी की हरी फलियों को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगरी के नाम से जाना जाता है। 5 मई 2025 को उसको जे टैग मिला है। और ये बात करें तो राजस्थान का 17वां उत्पाद है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा उत्पाद था, ये राजस्थान का 17वां उत्पाद था। जीआई टैग के अंदर राजस्थान का 17वां उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हर चीज को समझाने की कोशिश की है, हर ऑप्शन को समझाने के लिए ये क्वेश्चन को प्रयत्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, तो आसपास की सभी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका, यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से गोडाउन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित खतरों पर विचार कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोडाउन है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, उसको गोडाउन को, आपके जो गोडाउन है उसको राज्य पक्षी के रूप में कब अपनाया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। आजकल देखो इसका स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, आजकल ऐसे कोर्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले तो हम जानते हैं गोडाउन के बारे में, जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या जानना है, देखो इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी की बात करें, राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी की इसको राज्य पक्षी की मैं बात करूं, बड़ी मात्रा आएगी पक्षी में। राज्य पक्षी की बात करूं मैं तो राज्य पक्षी इसको घोषित किया गया था, यानी घोषित किया गया था, वो कब किया गया था, इसको घोषित किया गया था आपका 1981 के अंदर। कब घोषित किया गया था आपका 1981 के अंदर। लेकिन अधिसूचना कब जारी की गई थी, अधिसूचना कब जारी की गई थी, अधिसूचना की बात करूं मैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन होगा, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी आपकी 21 मई 1982 को। 21 मई 1982 को। दोनों डेट आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यानी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ये दोनों 1982 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम बात करें, वैज्ञानिक नाम याद कर लेना साथ साथ। वैज्ञानिक नाम की बात करूं मैं तो गोडाउन को किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, तो गोडाउन को जाना जाता है आपका कोरिएटस नाइग्री सेप्स के नाम से। कोरिएटस नाइग्री सेप्स के नाम से। तो ये तीन चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए गोडाउन के बारे में कि गोडाउन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था 1981 में। अधिसूचना जारी की गई थी आपकी 21 मई 1982 को। वैज्ञानिक नाम है इसका आपका कोरिएटस नाइग्री सेप्स। अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन का, संबंधित कथन दे रखे और संबंधित कथनों के बारे में देखते हैं। देखो पहला कथन दे रखा आपका IUCN की रेड डाटा बुक, जो आपकी IUCN है, ठीक है, इसकी एक बुक है, कौन सी आपकी रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक में गोडाउन को वर्ष 2011 में गंभीर संकट
रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया? बिल्कुल राइट। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आपकी जो गोडाउन है इसको कब शामिल किया गया? रेड डाटा बुक में 2011 में शामिल किया गया। ठीक है, कब शामिल किया गया? आपका 2011 में शामिल किया गया। याद कर लेना अभी यहाँ पर कि रेड डाटा बुक में आपके जो गोडाउन है उसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त में IUCN द्वारा कब शामिल किया गया? 2011 के अंदर। ठीक है, दूसरा कथन देखिए आपका, इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, देखो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका? 1972 को। देखो पूरी चीजें पूछी इसमें, तो इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? आपका अनुसूची 1 में शामिल किया गया। बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन आया था, देखो आपका गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1985 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो गोडाउन का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, तो वो 1985 में आयोजित नहीं हुआ, वो आयोजित हुआ था आपका 1980 के अंदर। कब आयोजित हुआ था? आपका 1980 के अंदर आयोजित हुआ था। और दूसरी बात आपकी दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ, तो फिर सर कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ था? अपने जयपुर के अंदर। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। राजस्थान के दोस्त हैं उनकी सभी की आदत होती है उपरोक्त सभी पर जाने की। तो यहाँ पर देखो आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आप भी इस पैटर्न के अनुसार ही तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो हर चीज़ को समझ लेना, ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। मैं पहले कहता हूँ, और आपने भी बहुत से टीचरों की क्लासें ली होगी, ऐसे क्वेश्चन आपने करवाए हैं, तो आप मुझे बता देना, कॉमेंट में आंसर बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से गोडाउन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित खतरों पर विचार कर रहे थे हम, जिनमें हमने राज्य पक्षी घोषित किया था आपके गोडाउन को 1981 में। अधिसूचना जारी हुई थी आपकी 21 मई 1982 को। वैज्ञानिक नाम है इसका आपका कोरिएटस नाग्रिसेप्स, और इसे IUCN द्वारा रेड डाटा बुक में आपको 2011 में सम्मिलित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 में शामिल किया गया किसको? गोडाउन को। कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? आपका 1 में। गोडाउन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1980 के अंदर हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था। यानी तीसरा ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। तो नीचे दिए कुटों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो ये तो हो गया आपका वर्तमान का क्वेश्चन, यानी वर्तमान टाइप। इसके साथ साथ मैं परिवेश के क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहा हूँ। पहले के पूछे गए क्वेश्चन है, इसके उपनाम पूछेगी आपकी, यानी पहले दिनेश ने इसके उपनाम भी पूछे। नेक्स्ट बोर्ड की बात करें तो उपनाम की बात करें तो इसके अब इसको सोन चिड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? सोन चिड़िया, सोन चिड़िया भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बोला जाता है? इसको माल मोरडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? माल मोरडी। याद करना, माल मोरडी किसको बोला जाता है? आपके गोडाउन को बोला जाता है, माल मोरडी भी बोला जाता है। ठीक है, शर्मिला पक्षी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? शर्मिला पक्षी। तो सर शर्मिला पक्षी भी बोला जाता है। इसके अलावा क्या बोला जाता है इसको? आपका बड़ा तिलोर या हुकना बोला जाता है। ये उखना पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। इंपॉर्टेंट चीजें क्या आपके? देखो ये भी उपनाम भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी साथ साथ चीजें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए आपके वो भी बता रहा हूँ। वर्तमान पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। तो आपके लिए आपका कितना बेनिफिट होगा ये आप एग्जाम के अंदर बताना, और फर्स्ट टेस्ट के अंदर बताना जो 11 अगस्त को आपका टेस्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा लिया मैंने, देखो प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन आपका पहले का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो पहला दे रखा है आपका प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड। तो प्रोजेक्ट जो इंडियन बस्टर्ड है वो किसके बारे में था? आपका गोडाउन के बारे में। किसके बारे में था? गोडाउन के बारे में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? देखो, उड़ो गगन के पार, मेरी उड़ान न रोके, पंख फैलाओ जीवन बचाओ, उड़ान है पहचान। तो कौन सा? देखो पहले तो इस देखो थीम देखो कैसी दी आपके दिनेश दुआ ने। कन्फ्यूज हो गए? नहीं होगे? पकड़ लोगे क्या इसी थीम को? आप नहीं पकड़ पाओगे ना। तो इसीलिए हर चीज़ को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, बारीकी से आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो पहला दे रखा आपका उड़ो गगन के पार, क्या ये थीम थी आपकी? मेरी उड़ान न रोको ये थीम थी, या आपका पंख फैलाओ जीवन बचाओ ये थी, या उड़ान है पहचान है? तो इसकी थीम थी आपकी जो आपके प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी मेरी उड़ान न रोके, मेरी उड़ान न रोके। ठीक है, थीम थी। और ये आयोजन कब होता है? ये बात करें प्रोजेक्ट प्रारंभ कब होता? प्रारंभ की बात करें, प्रोजेक्ट प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ होता है आपका 5 जून 2013 को। कब होता है आपका? 5 जून 2013 को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर की जो प्रोजेक्ट है वो कब प्रारंभ किया गया था? 5 जून 2013 को प्रारंभ किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? मेरी उड़ान न रोके, मेरी उड़ान न रोके। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से वापस आ गया। देखो गोडाउन की कृत्रिम प्रजनन तकनीक से पहला सफल चूजा किस तारीख को जन्मा? क्या आपने सभी ने सुना होगा, आपके एग्जाम में क्या पेपर में भी काफी चर्चा में था, और एग्जाम में तो आ ही गया है। ठीक है, अभी बात है, तब की बात है आपकी अक्टूबर की बात है। ठीक है,
गोडाउन की कृत्रिम प्रजनन तकनीक से पहला चूजा किस तारीख को जन्मा? 5 जून 2013 को, ठीक है, 1 नवंबर 1980 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 2024 को, या 26 जनवरी 2020 को। कब हुआ बताओ भाई। तो यहाँ पर बता दो, देखो जो चारों डेट दे रखी ना, चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों डेटों के ऊपर कुछ ना कुछ आपके गोडाउन के ऊपर हुआ है। तो बहुत ही शानदार सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया था। तो यहाँ पर देखो 5 जून 2013 को अभी हमने देखा कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आपका, प्रोजेक्ट की बात करूँ मैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आपका कौन सा, इंडियन बस्टर्ड। अभी देखा ना हमने इंडियन बस्टर्ड, पिछला क्वेश्चन था जो 5 जून 2013 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी वापिस याद कर लो। देखो थीम की बात करें, मेरी उड़ान न रोको, मेरी उड़ान न रोको, ये इसकी थीम थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका। 1 नवंबर 1980 की बात करें, 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था? डाक टिकट। गोडाउन पर डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी। क्वेश्चन पूछे कि गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 1980 को। कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 1980 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 2024 को, तो 16 अक्टूबर 2024 को आपको पहला आपका कृत्रिम प्रजनन तकनीक से पहला सफल चूजा तारीख को जन्मा था, वो जन्मा था आपका 16 अक्टूबर 2024 को, ठीक है सर। 16 अक्टूबर 2024 को जन्मा, क्या जन्मा आपका? बच्चा जन्मा आपका, ठीक है, चूजा जन्मा आपका। चूजा की बात करूँ मैं, चूजा जन्मा। लेकिन सर ये बताओ कि चूजा कौन से सेंटर पर जन्मा था, ये कौन से प्रजनन केंद्र पर जन्मा था? तो ये जन्मा था आपका गोडावण प्रजनन केंद्र पर। कौन सा केंद्र पर? आपके गोडावण प्रजनन केंद्र। सर ये गोडाउन प्रजनन केंद्र तो बता दिया आपने, लेकिन गोडाउन प्रजनन केंद्र आपके राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान में आपके रामदेवरा। और रामदेवरा कहाँ पर पड़ता है सर? रामदेवरा पड़ता है आपका जैसलमेर जिले में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर जिले में पड़ता है आपका रामदेवरा, ठीक है। सभी को पता है ना बाबा रामदेव, तो रामदेवरा पड़ता है आपका जैसलमेर जिले में, ठीक है। रुणीचा जानते हो ना, रुणीचा रामदेवरा के लिए जाना जाता है, तो वहीं पर आपका गोडाउन जो प्रजनन केंद्र है वहाँ है रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। यहाँ पर आपका सफल परीक्षण कृत्रिम रूप से तकनीक से पहला चूजा जन्मा था, वो जन्मा था आपका 16 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। कौन कौन सी 2 संस्थाएं थी इसके अंदर? 2 संस्थाओं की बात करें जो शामिल थी इसमें एक तो थी आपकी भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और राजस्थान वन विभाग। भारतीय वन्य जीव संस्थान कौन सी आपकी? देहरादून। और प्लस कौन सी थी आपकी? राजस्थान वन विभाग, राजस्थान वन विभाग। ये 2 संस्थाएं थी आपकी, एक तो राजस्थान वन विभाग और एक भारतीय वन्य जीव संस्थान। इन दोनों के प्रयासों से, यानी इन दोनों संस्थाओं के प्रयासों से आपका गोडाउन है वो कृत्रिम प्रजनन केंद्र तकनीक सफल हो पाया था। कब सफल हो पाया था? आपका 16 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। कौन से केंद्र के ऊपर? आपके गोडाउन प्रजनन केंद्र आपके रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। तो याद करना इंपॉर्टेंट चीज थी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सर आपने ये भी बताया था कि 2020 भी इंपॉर्टेंट है, जो इस डेट की तो नहीं कह सकता। 2020 में क्या होता है आपका? 2020 में होता है आपका कोप 13। क्या होता है आपका? कोप 13 होता, ठीक है। इस कोप 13 के जो शुभंकर थे, शुभंकर है, कोप 13 का शुभंकर क्या था आपका? गिबी, ठीक है। क्या था आपका? गिबी। और इस गिबी था, वो गिबी क्या था आपका? जिसका नाम रखा गया था गिबी, वो था आपका गोडाउन ही था आपका। गोडाउन लिख देता हूँ यहाँ पर, ये रहा, जगह नहीं है तो मैं इस पर टिक कर रहा हूँ। गोडाउन मतलब बता देता हूँ आपका द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऐसे लिख देता हूँ, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, चलो याद हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट लेंगे ना, जो आपके टेलीग्राम पर भेजूंगा, फिर नीचे लेता हूँ ना, फिर वो प्रिंट कट जाता है, क्योंकि इतना तक प्रिंट लेगा ये, ठीक है। इससे नीचे वाला कट जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इसके आसपास में आपको लिख दूँ, ताकि आपको ये जो दोबारा प्रिंट में देखो तो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गोडाउन की जो कृषि प्रजनन तकनीक से सफल पहला चूजा किस तारीख को जन्मा? तो ये जन्मा आपका 16 अक्टूबर 2024 को जन्मा। कौन से जगह पर जन्मा? आपका गोडाउन प्रजनन केंद्र। और गोडाउन प्रजनन केंद्र सर कहाँ पर है? वो है आपका जैसलमेर। और जैसलमेर में कौन सी जगह पर? आपके रामदेवरा के अंदर। कौन सी 2 संस्थाएं इसमें सम्मिलित थी? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून व राजस्थान वन विभाग की टीम थी। फिर सर आपने 2020 बताया, 2020 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2020 के अंदर कोप 13 होता है। कौन सा होता है आपका? कोप 13 होता है। कोप 13 कहाँ पर होता है? आपका गुजरात के अंदर, ये भी देखना। कोप 13 कहाँ पर होता है? आपके गुजरात के अंदर, ठीक है। किससे संबंधित था कोप 13? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु। किससे संबंधित था आपका? प्रवासी जो प्रजाति है उनके संरक्षण हेतु,
ठीक है। जिसका समूहीकरण रखा गया था गिब्बी, और जो गिब्बी समूहीकरण था वो तो आपका था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसी को रखा गया था। और 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर डाक टिकट जारी किया गया। 5 जून 2013 को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है इंडियन बस्टर्ड, इसकी थीम थी मेरी उड़ान न रोके। तो देखो सारे ऑप्शनों की मैंने व्याख्या करके आपको याद करवाने की कोशिश की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और कलाम की बुकलेट है, तो कलाम की बुकलेट इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित बनाई गई है। जो प्रेस से क्वेश्चन है, जो नवीनतम क्वेश्चन है, इन्हीं के आधार पर बनाई गई है। आप देख लेना पूरी लाइनें मिल जाएगी जो मैंने लिखी हो। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो फिर से आ गया। देखो गोडाउन राज्य पक्षी के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन अभी ये पूछ लिया। तो यहाँ पर देखो खतन दे रखे थे, ये पक्षी शर्मिला होता है और बस्तियों से दूर रहता है, ये विशेषताएं पूछ ली। गोडाउन पक्षी क्या आ गई आपकी आपकी विशेषताएं आ गई, विशेषताएं, यानी गोडाउन पक्षी की विशेषताएं पूछ ली गई। देखो विशेषताओं से भी क्वेश्चन बन चुका है। आजकल फैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, सीधी सी बात है, फैक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये पक्षी शर्मिला होता है और बस्तियों से दूर रहता है, बिल्कुल शर्मिला होता है और बस्तियों से क्या रहता है आपका दूर रहता है, ठीक है। नर गोडाउन की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है, बिल्कुल 1 मीटर होती है। नर गोडाउन की ऊंचाई 1 मीटर होती है, बिल्कुल राइट, ठीक है। यह पक्षी अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकते नहीं, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर सकते ये पक्षी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। चौथा देखो ये अफ्रीका का पक्षी है और प्रवासी पक्षी है, बिल्कुल राइट। अभी हमने देखा ना कोप हुआ था आपका कोप तेरा किससे संबंधित था आपका? जो आपके प्रवासी पक्षी है ना, प्रवासी पक्षी के संरक्षण से संबंधित था, इसीलिए तो आपका इसकी थीम रखी गई थी। जो आपका शुभंकर रखा गया था, इसका शुभंकर क्या रखा गया था आपका? गिबी। और गिबी किसका नाम था आपका? गिबी आपकी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम था गिबी, तो इसका शुभंकर रखा गया था कोपतेरा के अंदर, क्योंकि प्रवासी जाति थी। कौन सी आपकी? प्रवासी, ठीक है, याद कर लेना। तो ये भी आपका सही है, लेकिन दूसरा तीसरा गलत था आपका। नीचे दिए कुटुंब के आधार पर सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा, देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसमें देखो एक और पहचान होती है आपकी, जो नर है ना, नर के मुकुट पर काली कलंगी होती है, नर के मुकुट पर काली कलंगी होती है, ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा आपका? राजस्थान सरकार द्वारा चिंकार को राज्य पशु कब घोषित किया गया? चलो देखो वापस आ गया, 12 दिसंबर 1983 को, ठीक है। तो 12 दिसंबर 1983 को तो घोषित किया गया था आपके 12 दिसंबर 1982 आ जाए ना, तो 82 को तो किसको घोषित किया गया था? आपके गोडाउन को, ठीक है, गोडाउन को, ठीक है। इसे मैं बता रहा हूँ साथ साथ, 83 नहीं, 22 मई 1981 को। तो यहाँ पर देखो 22 नहीं था आपका, 21 में कर लेना। यहाँ पर क्या था आपका? 21 में, 21 में था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 21, सॉरी वो गोडाउन दिमाग में आ गया फिर से, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन गोडाउन से संबंधित कर रहे थे, तो चिंकारा भूल गया मैं, ठीक है, क्योंकि गोडाउन दिमाग में आ रहा है, तो क्वेश्चन को गलत कर बैठे देखो, कि लगातार क्वेश्चन ले लिए गोडाउन की, इसकी वजह से। चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं इसको। देखो राजस्थान सरकार द्वारा चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? चिंकारा पूछा है, ठीक है, तो वापस याद करो आप चिंकारा। तो 12 दिसंबर 1983 को, 22 मई 1981 को, 15 अगस्त 1980 को, 5 जून 2013 को। तो देखो चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था आपका 12 दिसंबर 1983 को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिंकारा की बात करें तो चिंकारा को देखो आपका वैज्ञानिक नाम पूछिए, इसका वैज्ञानिक नाम पूछिए, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? गजेला, ठीक है। क्या याद करोगे आप? गजेला याद करोगे, गजेला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपका पहले, लेकिन वर्तमान में आपका ऐसा क्वेश्चन सीधा फैक्ट क्वेश्चन आया अभी 12 दिसंबर 1983 को। यहाँ पर देखो एक डेट और दे रखी है, एक डेट क्या दे रखी है आपकी? साथ साथ यहाँ पर राज्य पशु एक ऊँट को याद कर लेना, ठीक है। ऊँट, वो ये तो कौन से आपके? वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में, सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं देखो। वन्य जीव श्रेणी, ऊँट बताओ आपकी पशु श्रेणी में, पशु श्रेणी में। और कब घोषित किया गया इसको? इसको घोषित किया गया आपका 19 सितंबर 2014 को, 19 सितंबर 2014 को आपकी पशु श्रेणी में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया आपका? राज्य पशु घोषित किया गया, याद कर लेना भाई दोस्तों साथ साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों श्रेणियां बताई मैंने, पशुगत श्रेणी और आपकी वन्य जीव श्रेणी। वन्य जीव में श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु क्या आपका? चिंकारा। पशुधन श्रेणी में क्या आपका? ऊँट है। क्या आपका? ऊँट है। हर ऊँट का वैज्ञानिक नाम पूछे आपका, वैज्ञानिक नाम पूछे आपके ऊँट का, तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाए आपका? वैज्ञानिक नाम हो जाए आपका कैमेलस। क्या हो जाएगा? कैमेलस
डोमेडेरियस, डोमेडेरियस। तो यहाँ पर नाम पूछे कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, तो कैमेलस डोमेडेरियस। दोनों चीज़ें याद कर लेना, दोनों आपके वन्य जीव श्रेणी का और राज्य पशु, दोनों की डेट बता दी मैंने। इसकी 19 सितंबर 2024 को, इसकी 12 दिसंबर 1983 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खतन चिंकारा यानी राजस्थान का राज्य पशु की विशेषता नहीं है। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, अब विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। तो मैंने सारे नए क्वेश्चन लिए, सारे क्वेश्चन जो अभी के एग्जामों में क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए, ठीक है। क्योंकि कलाम के क्वेश्चन नहीं थे आपके एमसीक्यू, तो मैंने सोचा नए क्वेश्चन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के आधार पर इस टॉपिक को पूरा कवर करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका ये दे रखा है पहला आपका, यह एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है, ठीक है। जो आपका चिंकारा है, क्या आपका एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है? पढ़ा है अपने विशेषताएं? तो बिल्कुल पढ़ा है आपका, बिल्कुल राइट है आपका कि ये एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है, बिल्कुल राइट है ये आपका। नर और मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं, बिल्कुल, नर और मादा दोनों में क्या पाए जाते हैं आपके? सींग पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है ये भी आपका। ये समूह में रहते हैं, ठीक है। ये चिंकारा जो पशु है ये कैसे रहते हैं आपके? समूह में रहते हैं, यानी एक जगह रहते हैं, एक समूह में कम से कम 4 से 6 चिंकारा होते हैं, बिल्कुल राइट, 4 से 6 चिंकारा होते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। इसके साथ साथ ये तेज दौड़ते भी हैं, तेज दौड़ते हैं ये चिंकारा पशु क्या आपका? तेज दौड़ते हैं। ये पानी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए नदियों के पास पाया जाता है। देखो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चिंकारा है ना, चिंकारा कौन सी क्षेत्र में पाया जाता है आपका? चिंकारा जो आपका क्षेत्र है उस वो पाया जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में आपके? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी नहीं होता है, ठीक है, पानी नहीं होता है। तो पानी नहीं होता तो कम पानी में भी जी सकते हैं ना, कम पानी, इसको जरूरत किसकी पड़ती है आपकी? कम पानी में भी ये रह सकते हैं, ठीक है। इतनी पानी की जो यहाँ पर दे रखा है, बिना पानी नहीं रह सकता, तो बिना पानी नहीं रह सकता, नहीं, पानी कम की आवश्यकता में अपना जीवन यापन कर सकता है। ये आपकी गलत हो जाएगी विशेषता, बहुत ही छोटी विशेषता थी जो आपके नक पर पकड़ने में आ सकती है, छोटी सी। देखो नहीं, इस जो जिसको नहीं मालूम है ना, वो इस क्वेश्चन को कर पाया होगा, अन्यथा नहीं कर पाया होगा, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं में असत्य कथन कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। वही बात करते हैं, देखो आपका चिंकारा की बात करें तो चिंकारा का उपनाम होता है आपका छोटा हिरण। इसका उपनाम पूछे तो उपनाम क्या आपका? छोटा हिरण, छोटा हिरण। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके चिंकारा का उपनाम क्या है आपका? छोटा हिरण उसका उपनाम है। विस्तार इसका जो आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं, आपके सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपके जोधपुर में। चिंकारा सर्वाधिक कौन से जिले में? आपके जोधपुर के अंदर। याद करना, सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? आपके जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चिंकारा का प्रजनन केंद्र पूछ ली, चिंकारा का प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका? प्रजनन केंद्र की बात करें मैं, प्रजनन केंद्र की बात करें तो प्रजनन केंद्र आपका नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा आपका? अपना नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। अब किसी को ये नहीं पता कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये अपने जयपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अपने जयपुर के अंदर पड़ता है। याद कर लेना, जो जयपुर अपनी राजधानी है ना, नाहरगढ़ का किला नाम सुना होगा। अरे माधव सिंह ने पूछा ना, अपने 9 रानियों के लिए अपने एक जैसे महल बनाए थे, वो कौन से महल बनाए थे? आपके नाहरगढ़ में बनाए थे, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना सभी। चिंकारा का जो प्रजनन केंद्र है वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, जयपुर के अंदर। ये सर्वाधिक जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। इनका छोटा नाम उपनाम है आपका छोटा हिरण, ठीक है। ये इनकी विशेषता थी जो संबंधित क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ये अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं पूछा, ये पूछा आपके आरपीएससी ने। किसने पूछा? आपके आरपीएससी ने पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। याद कर लेना, आरपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो अधीनस्थ भी बोर्ड भी उसकी कॉपी करेगा, तो आपके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, और रिपीट होने का क्वेश्चन भी मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असंगत। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? देखो निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य कथन है? यहाँ पर देखो पहला दे रखा आपका गोडाउन का वैज्ञानिक नाम। देखो पहला दे रखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये शायद टाइपिंग में प्रिंट हुई है, इसका सही नाम होता है आपका ऑडियोटिस, क्या था आपका? ऑडियोटिस नाइग्रीसेप्स, क्या था आपका? ऑडियोटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल राइट। अभी हमने पढ़ा था गोडाउन का वैज्ञानिक नाम, बिल्कुल राइट, ठीक है। ये भी आ सकता है, इसके साथ साथ कौन सा आ सकता है? दूसरा नाम इसका दूसरा आ सकता है आपका कोरिएटस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। दोनों नाम याद रखना, ठीक है। ऑडियोटिस और आपका कोरिएटस नाइग्रीसेप्स, दोनों आपका गोडाउन के वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल राइट, ये तो बिल्कुल सही है। रोडे के फूल का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। तो जो ये आपका प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, ये आपके रोडे का नाम नहीं है, ये किसका नाम है फिर? आपका राज्य
वृक्ष, और राज्य वृक्ष क्या आपका राजस्थान का खेजड़ी। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछिए तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम आपका प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया है आपका, ठीक है, सिनेरेरिया। तो ये आपका खेजड़ी का नाम है। रोडेट का जो फूल है इसका वैज्ञानिक नाम बताओ आप, इसका नाम आपका जो टिकोमेला एंडुलेटा, क्या आपका टिकोमेला एंडुलेटा रोडे के फूल का नाम है, जो आपके राज्य पुष्प है। क्या आपका राज्य पुष्प है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सारी चीजें पूछ ली यहाँ पर। चिंकारा को 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु घोषित किया गया, बिल्कुल राइट, अभी पढ़ा था। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का घोषित किया गया, देखो बिल्कुल राइट, ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया, बिल्कुल राइट। और चिंकारा किसमें आपके वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में। देखो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमें पूछा था कि कौन सा असत्य कथन है, तो आपका दूसरा असत्य कथन है। क्या आपका दूसरा असत्य कथन है, जो आपके रोडेट के फूल का वैज्ञानिक नाम है वो आपका टिकोमेला एंडुलेटा है, न कि आपका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया वो राज्य वृक्ष खेजड़ी का उपनाम है, यानी वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूर्यमल मिश्रण आ गया यहाँ पर के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूर्यमल मिश्रण के संबंध में सही नहीं है। तो सूर्यमल मिश्रण के बारे में पूछा, देखो कथन पूछा है। सूर्यमल मिश्रण कौन है आपके, राजस्थान के राज्य कवि है भाई, राजस्थान के राज्य कवि पूछे तो राजस्थान के राज्य कवि कौन है आपके, प्रतीक चिन्हों में नहीं आते, नहीं कि अन्य प्रतीक चिन्हों की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके प्रतीक चिन्हों से संबंधित था, तो मैंने इसमें लिया आपका राज्य कवि है। किससे संबंधित आपके राज्य कवि, क्योंकि कलाम ने ये टॉपिक दे रखा था तो मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया। तो राज्य कवि कौन आपके, सूर्यमल मिश्रण है। इससे संबंधित में असत्य कथन पूछा, यानी असत्य कथन कौन सा है, उन्हें राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। बिल्कुल, जो राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि है वो किनको माना जाता है, आपके सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है, बिल्कुल राइट है ये तो आपका। उन्होंने वंश भास्कर बलवंत विलास जैसे ग्रंथों की रचना की। तो इसके देखो आपको इन्होंने वंश भास्कर बलवंत विलास जैसे ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल राइट। इसके साथ साथ आपकी बात करें वीर सतसई, जो इंपॉर्टेंट आपकी वीर सतसई की रचना भी आपकी किसने की थी, सूर्यमल मिश्रण ने। इसके साथ साथ आपकी जो छंद मयोग की रचना की थी। इसके साथ साथ बात करें हम आपकी बुद्ध सिंह चरित्र की रचना की थी, इसकी की थी आपकी बुद्ध सिंह चरित्र की रचना, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर समझ आया कि इन्होंने वंश भास्कर याद कर लेना, सूर्यमल मिश्रण की रचना है, बलवंत विलास इनकी रचना है, वीर सतसई इनकी रचना है, छंद म्योक है इनकी रचना है, बुद्ध सिंह चरित्र की रचना है। वंश भास्कर ग्रंथ का संपूर्ण लेखन सूर्यमल मिश्र ने किया था, नहीं, संपूर्ण लेखन आपके सूर्यमल मिश्र ने नहीं किया था, तो सूर्यमल मिश्र ने इसकी रचना शुरुआत की थी, ठीक है। और इसको पूरा किसने किया था, इसका पूरा किया था इसके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने, पूरा किया था इस वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था, आपके मुरारीदान ने, मुरारीदान ने इसको पूरा किया था। किसने किया था, आपके मुरारीदान ने इसको पूरा किया गया था। उन्होंने वीर सतसई रचना की, देखो मैंने अभी लिखी थी यहाँ पर, वीर सतसई की रचना की, बिल्कुल राइट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन बताओ कौन सा है, तो असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका, सॉरी 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरी नहीं लिखी वंश भास्कर ग्रंथ, इसका पूरा लेखन यानी पूरी की थी इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने। किसने की थी, आपकी मुरारीदान ने। स्टार्ट किसने की थी, यानी शुरू किसने की थी, आपके सूर्यमल मिश्र ने, और पूरी की थी आपकी मुरारीदान ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य कवि के बारे में पूरी जितनी विशेषता थी वो आपको सारी देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में आपका, ठीक है। देखो मार्बल ने पहले बताया था कि एक क्वेश्चन आया था वहां पर कोर्ट का, वो क्वेश्चन ये था, देखो आपका जो राज्य वृक्ष खेजड़ी आपकी, जिसको क्या बोला जाता है आपका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया बोला जाता है, ठीक है। के संदर्भ में बताइए, वैज्ञानिक नाम भी इसके साथ ही दिया है। देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष क्या आपका खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका, साथ ही इसको दे दिया, देखो वैज्ञानिक नाम। आप देखो कितना आगे बढ़ चुका आपका, 3 क्वेश्चन तो आपको याद भी हो जाए। विचार करते थे कथन, देखो पहला खेजड़ी के पत्ते, यानी जो खेजड़ी के पत्ते यानी पत्तियां, जो मैंने बताया ना पत्तियां, उनको लूम बोलते हैं, या आपके क्या बोलते हैं, लूंग। लूम नहीं है आपका, लूंग था, ठीक है। क्या था आपका, लूंग, याद कर लेना। पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है, बिल्कुल। लूंग हम खिलाते नहीं क्या, पशुओं यानी बकरियों को खिलाते हैं, ठीक है। राजस्थान में बकरियों को लूंग खिलाई जाती है खेजड़ी की, ठीक है, पत्तियां, जिससे उनमें दूध का वह शारीरिक वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो खेजड़ी का फूल है, मिंजर खिलाता है, खेजड़ी का फूल क्या खिलाता है, मिंजर, मैंने पहले बता दिया आपको। और इसे जो मार्च अप्रैल के माह में आता है, जो इसके फूल आते हैं ना खेजड़ी के, वो कब आते हैं, आपके मार्च अप्रैल में आते हैं, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। खेजड़ी के फूलों में पेट्रोलिटिन नामक एक दुर्गंध युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है हमें, खेजड़ी के फूलों को चीनी में मिलाकर
गर्भपात रोकने की दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, जो आपकी खेजड़ी के फूल है उनको जो चीनी, जो अपनी चीनी होती है, दाना चीनी होती है, उसमें मिलाकर गर्भपात रोकने की दवा के रूप में बनाई जाती है, अपनी काम में लिया जाता है, बिल्कुल राइट आपका। तो यहाँ पर देखो तीसरा देखो देगा आपका प्रोटोलिन नामक जो आपके पेट्रोलिटिन नामक पदार्थ तो पाया जाता है, लेकिन दुर्गंध युक्त नहीं होता है वो। ठीक है, दुर्गंध युक्त नहीं होता है। कैसा होता है आपका? खुशबूदार होता है। कैसा होता है आपका? खुशबूदार। कैसा होता है आपका? खुशबूदार होता है। खुशबूदार होता है। ठीक है, ग्लूकोसाइड पदार्थ। कैसे होता है आपका? खुशबूदार ग्लूकोसाइड पदार्थ होता पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका, खजड़ी के फूलों को चीनी में मिलाकर गर्भपात रोकने की दवा के रूप में किया जाता है, बिल्कुल राइट। यदि साइंस के रीट मेंस के एग्जाम में आप दी थी आपने पीछे की, जो उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी पूछा गया था कि गर्भपात की जो गोली है वो बनाई जाती है आपकी जबलपुर वाला क्वेश्चन आया था, जबलपुर में वो फैक्ट्री है। ठीक है, बेंगलुरु करके आए थे लोग पीछे की, जो दक्षिण भारत की कंपनियां देख करके आए थे। तो ये भी याद कर लेना, अभी देखो इसको भी याद कर लेना, ये भी पूछा जा चुका है कि खेजड़ी के जो फूलों को चीनी मिलाकर जो गर्भपात रोकने की दवा के रूप में काम लिया जाता है, किनको? फूलों को, जो उनमें चीनी मिलाकर, ठीक है, गर्भपात रोकने की दवा के रूप में बनाया जाता है इसको। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है साइंस वालों के लिए, क्योंकि पहले पूछा जा सकता है तो फिर से पूछा जा सकता है। यानी पीछे की एग्जाम, जस्ट अभी एग्जाम हुई थी आपकी पीछे सेकंड जो आपकी रीट की, उसमें वो क्वेश्चन आया था जबलपुर वाला। तो यहाँ पर देखो ये वापस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो ये सही बात करें तो आपका 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 1 3 4 देखो कौन सी में आपका? 1 2 और 4, 1 2 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बदबूदार है, जो दुर्गंध युक्त पदार्थ दे रखा है वो पेट्रोलिटिन है, वो आपका कैसा? आपका खुशबूदार पदार्थ है। कैसा? आपका खुशबूदार पदार्थ। याद कर लेना। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 4 सही है। अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कथक नृत्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कथक नृत्य का क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो मैंने कथक नृत्य का क्वेश्चन क्यों लिया आपके लिए? कथक नृत्य का इसलिए लिया है कि ये राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। राज्य क्या आपका? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आपका कथक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर से बन जाती है, बिल्कुल राइट। कथक नृत्य इसकी उत्पत्ति कहाँ से बन जाती है? आपकी अपने जयपुर से बन जाती है, जो राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, कथक नृत्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं है। ठीक है, उत्तर भारत में प्रचलित है। कौन से भारत में प्रचलित है? आपके उत्तर भारत में प्रचलित है। यहाँ पर देखो कथक नृत्य में तबला वह पंखावज जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। यदि ये पूछे कि कथक नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग कौन से का होता है, ये तो तबला का होता है और पंखावज जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। तो तीसरा सही है। राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कथक नृत्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं है। कौन से भारत में प्रचलित? आपके उत्तर भारत में। कौन से भारत में? आपके उत्तरी भारत में प्रचलित है। कौन से भारत में प्रचलित है भाई दोस्तों? उत्तरी भारत में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं आपको पूछे कि आगे प्रमुख कलाकार कौन है? कथक के प्रमुख कलाकार जो बार बार पूछे जाते हैं राजस्थान के एग्जाम में, कथक जो आपकी कथक है, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार पूछे आपको तो 2 चीजें आप याद कर लेना। एक तो आपका बिरजू महाराज याद कर लेना। बिरजू महाराज का प्रदेश शहर में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ऐसे तो 6 7 8 होंगे। और एक आपका पंडित दुर्गालाल का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 तो मैं बता देता हूँ, ये तो प्रदेश शहर के क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके गोपी कृष्ण और सतारा देवी याद कर लेना। ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, बाकी 5 है कलाम की बुकलेट में, देख लेना उनका भी नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कथक नृत्य संबंधित जो आपके राज्य का शास्त्रीय नृत्य था, उससे संबंधित आपको पूरी चीजें आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है अपना ये, अलगोजा बजाने के लिए रामनारायण चौधरी किस अंग का उपयोग करते हैं? जो कान का करते हैं, हाथ का करते हैं, नाक का करते हैं, पैर का करते हैं। ठीक है, अलगोजा की बात करते हैं सर्वप्रथम। तो अलगोजा क्या आपका? राज्य लोक वाद्य यंत्र। क्या आपका? राज्य लोक वाद्य यंत्र। ये पूछे राज्य का लोक वाद्य यंत्र क्या आपका? वो क्या आपका? अलगोजा है। ठीक है, कैसा वाद्य यंत्र है आपका? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र आपका? सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र। ये पूछे कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा? आपका अलगोजा है। वो क्या आपका? राज्य का लोक वाद्य यंत्र है। याद हुआ कि नहीं हुआ कि राज्य का लोक वाद्य यंत्र क्या आपका? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, बात करते हैं रामनारायण चौधरी, जो इसके प्रमुख कलाकार है, बजाने के लिए प्रसिद्ध है। किससे? आपके नाक से बजाने के लिए। ठीक है, रामनारायण चौधरी है, इस वाद्य यंत्र किससे बजाते हैं? आपके नाक से बजाते हैं और प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वही बात करें क्षेत्र की बात करें, सबसे ज़्यादा आपकी बात होती है कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है अलगोजा, तो ये बजाया जाता है आपका कोटा बूंदी अजमेर, कोटा बूंदी अजमेर व अलवर के अंदर बजाया जाता है। ठीक है, अलगोजा। वही आपको जाति पूछे कौन सी जाति है सर्वाधिक बजाती है, तो आपकी गुजर याद कर लेना, गुजर, मेव और दाखड़ जाति। ठीक है, विजय सिंह फतेह को पता है ना, बिजोली आंदोलन किया था, वहां पर सर्वाधिक जाति थी कौन सी थी आपकी, दाखड़ जाति। मेव आंदोलन आपने सुना ना, मेव कहाँ पर होता है आपका, अलवर भरतपुर में, अलवर भरतपुर में मेव आंदोलन हुआ था। ठीक है, गुज्जर आपका कोटा बूंदिया रुती वाला देखा था ना आपने, बेगू किसान आंदोलन वगैरह, तो वो गुज्जर थे, सारे के सारे गुज्जर थे। इस प्रकार से आंदोलन से कनेक्ट कर लो, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर किसान आंदोलन से याद कर लो, सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं। देखो कमेंट जच रहा है ना, कोटा बूंदी गुज्जर, मेव आपका अलवर, दाखड़ जाति थोड़ा अजमेर ऊपर पड़ गया ना, भीलवाड़ा नीचे रह गया। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आपका राज्य लोक वाद्य यंत्र क्या आपका अलगोजा, कैसा वाद्य यंत्र आपका, सुशील वाद्य यंत्र पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अभी बताया मैंने, सरंगी है, रावण हत्या है, अलगोजा है, ताम्रपत्र है, तो अलगोजा है। अभी बताया पीछे क्वेश्चन क्या था आपका, वाद्य यंत्र से तो था अलगोजा, तो वापस आ गया देखो, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है, लोकगीत कौन सा है राजस्थान का, घूमर तो क्या आपका लोक नृत्य है, क्या आपका राज्य नृत्य है, घूमर तो राज्य नृत्य है। पधारो हमारे देश कैसा है आपका स्लोगन है, राजस्थान का स्लोगन है प्लेटिनम विभाग का। ठीक है, पधारो हमारे देश। नखरालो नहीं है आपके, नखरालो राजस्थान एक गीत तो है नखरालो राजस्थान, लेकिन वो किसी का प्रतीक नहीं है, तो केसरिया बालम है आपका, क्या आपका केसरिया बालम। राजस्थान राज्य का लोकगीत कौन सा आपका, केसरिया बालम। ठीक है, ये भी आता है आपका नखरालो राजस्थान, काफी बार देखने में मिला होगा आपने, डीडी न्यूज पर सुनने को मिलेगा, मारो नखरालो राजस्थान। कुछ से तो किसी से तो संबंधित है, मुझे याद नहीं है, बताना आप भी कमेंट में करना, ये नखरालो राजस्थान किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये किसी से संबंधित तो पक्का है। केसरिया बालम हमारा क्या है आपका राज्य लोकगीत है, क्या आपका राज्य लोकगीत है। ठीक है, कौन सी शैली में गाया जाता है, शैली की बात करें तो शैली कौन सी है आपकी, शैली मांड गायन शैली, कौन सी आपकी मांड गायन शैली। ऐसा पूछा जाए कि आपका राजस्थान का जो राज्य लोकगीत है केसरिया बालम, वो कौन सी शैली का गीत है, मांड गायन शैली का गीत है। और इससे प्रसिद्ध यानी ख्याति किसने प्राप्त करवाई थी इस गीत को, ख्याति यानी प्रसिद्ध किसने किया था, आपके ख्याति आ सकता है या प्रसिद्ध आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो वो किया था आपका अल्लाह जिलाई बाई ने, अल्लाह जिलाई बाई। कौन थी अल्लाह जिलाई बाई, मांड गायिका थी। क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा आपने, मांड गायिका। पूरी बुकलेट के जितने बुकलेट के जो है थ्योरी, पूरी बुकलेट को एक क्वेश्चन कवर करेंगे, जितनी थ्योरी है आपकी कलाम की पूरी थ्योरी को कवर करते हैं। आपके पास बुकलेट है तो देख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लो, घूमर नृत्य को सुरक्षित करने हेतु राजस्थान में वर्ष देश में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1980 को, 1986 को, 1992 को, 1975 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1986 को अकादमी स्थापित की गई थी आपको, गणगौर घूमर अकादमी। गणगौर घूमर अकादमी कभी स्थापित की गई थी 1986 को। घूमर की बात करें, घूमर नृत्य की बात करें तो क्या आपका राज्य नृत्य है, क्या आपका राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य को क्या बोलते हैं आपके, नृत्यों का सिरमौर, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा। उपनाम की बात कर लेता हूं, यहाँ पर उपनाम पूछे आपको तो क्या आ सकता है आपका राज्य नृत्यों का सिरमौर, राज्य नृत्यों का सिरमौर, राज्य नृत्यों का सिरमौर या राजस्थानी नृत्यों की आत्मा, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो घूमर नृत्य है उसको क्या बोला जाता है, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा बोला जाता है, राजस्थान राज्य नृत्यों का सिरमौर बोला जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या आपका घूमर है, क्या आपका घूमर है। सर्वाधिक किसमें प्रचलित है आपकी, सर्वाधिक पहले तो देखो पारंपरिक लोक नृत्य बताए हम, तो ये भील जाति का पारंपरिक लोक नृत्य था। भील जाति थी ना अपनी, भील कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक, आपके मेवाड़ क्षेत्र में। भील जाति का पारंपरिक लोक नृत्य था, क्या था आपका पारंपरिक लोक नृत्य। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखिए हम, तो वर्तमान में सभी जातियां इसको करती है, घूमर नृत्य को सभी जातियां करती है, सभी वर्तमान में सभी समुदायों द्वारा किया जाता है, समुदायों द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते केवल भील जाति करती है,
वर्तमान में अभी सभी जातियों द्वारा करवान किया जाने लगा ये नृत्य कौन सा आपका घूमर नृत्य। तो देखो घूमर नृत्य के बारे में 3 चीजें याद रखना। ये तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसका जो आपके राज्य नृत्य है इसके उपनाम पूछे जाता है बार बार, राज्य नृत्यों का सिरमौर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन आता है घूमर नृत्य। यह पूछा जाता है कि राजस्थान में राजस्थानी नृत्यों का आत्मा कौन सा नृत्य है, तो आपका घूमर नृत्य क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। पारंपरिक नृत्य के रूप में पूछिए तो भील जाति आपका आएगा। इसके अलावा यह पूछा जाएगा केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो वो भी कौन सा आपका घूमर नृत्य, कौन सा आपका घूमर नृत्य, ठीक है दोस्तों। इस चीजें दोनों याद कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो राजस्थान के किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ जिनका जन्म हरियाणा में हुआ लेकिन बाद में राजस्थान के वासी बने, राम कुमार, हनुमान सिंह, खुशीराम, सुभाष शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन थे आपके खुशीराम थे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला था कब, अर्जुन पुरस्कार कब मिला था इनको, पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था राजस्थान के अंदर 1967 के अंदर। कब मिला था 1967 के अंदर। बास्केट की बात करें, बास्केट बॉल की बात करें उसमें पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था 1967 में, किसको मिला था आपके खुशीराम को मिला था, ठीक है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान के संदर्भ में क्या मिला था 1967 में मिला था, ठीक है। बास्केट क्यों बोला, बास्केट क्या आपका राजस्थान का राज्य खेल है, क्या आपका राजस्थान का राज्य खेल, राज्य खेल की बात करें तो कौन सा आपका बास्केट है, ठीक है। और ये कब घोषित किया गया था कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केट होगा 1948 के अंदर। कब घोषित किया गया था 1948 के अंदर। याद हुआ कि नहीं हुआ कि राजस्थान का राज्य नृत्य बास्केटबॉल कब घोषित किया गया 1948 में। राजस्थान का राज्य खेल क्या आपका बास्केटबॉल है, ठीक है। इस बास्केटबॉल के संदर्भ में आपका पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था आपके खुशीराम को जो 1967 में मिला था, जिनका जन्म हरियाणा में होता, हरियाणा में कहाँ पर होता आपका मंजर, जो आपका झंझर हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर ये राजस्थान के वासी बन गए थे, ठीक है। कोटा राजस्थान में रहने लगे थे। खास आपके राजस्थान की बात करें तो कोटा के निवासी है वर्तमान में, कोटा 1967 की बात थी कोटा के अंदर, ठीक है। और लास्ट बताऊं, लास्ट में अर्जुन पुरस्कार मिला था आपका, एक याद करना आपका 2003 में मिला था बास्केटबॉल में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इंपॉर्टेंट बनते हैं आपकी राम कुमार है, आपकी बास्केटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, बास्केटबॉल में राम कुमार है, इनको 2003 में मिला था। 2003 में कौन सा पुरस्कार मिला था आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। फिर नहीं मिला अभी तक। फिर लास्ट बताऊं, लास्ट मिला था आपका 2006 के अंदर लोकेश यादव को, लोकेश यादव थे बास्केटबॉल में, लास्ट पुरस्कार मिला था 2006 के अंदर, 6-7 के अंदर, ठीक है। ज्यादा लिख दिए बिंदु, 2006-7 में मिला था भाई, कौन से में 2006-7 में मिला था। वो भी कौन सा पुरस्कार मिला था आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार। इसके बाद में अभी 2006-7 के बाद में अभी कोई भी पुरस्कार नहीं मिला गया है आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को, ठीक है। 2006-7 में मिला था और हमने घोषित कर रखा है कि हमारा राज्य खेल क्या आपका बास्केटबॉल है, और 2006-7 के बाद में अब 2025 चल रहा है, अभी तक किसी भी खिलाड़ी को बास्केटबॉल से संबंधित पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका मतलब बास्केटबॉल ऐसे स्कूल में वगैरह बनाए जाते हैं। अभी बास्केटबॉल आपके सरकारी स्कूल में देखे होंगे ग्राउंड वगैरह बनाए जाते हैं आपके, जो 28x15 मीटर के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों का जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो बनाए जाते हैं। उसकी लंबाई कितनी होती है आपकी, लंबाई मान लो पूछ ले तो 28x15 के बनाए जाते हैं। अपने आसपास के स्कूलों में देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी सीनियर स्कूल हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी देखो 2006-7 के बाद अभी तक कोई खिलाड़ी इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाया बास्केटबॉल का कि पुरस्कार प्राप्त कर सके, अर्जुन पुरस्कार मिल जा सके, ध्यानचंद पुरस्कार मिल सके, ठीक है, राजस्थान का महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल सके। तो आप देख सकते हो एक और पुरस्कार मिलता है इसका गुरु विशिष्ट पुरस्कार, एक वो भी याद कर लेना, वो मिला था लास्ट टाइम आपके पुष्पेंद्र सिंह को 2000 के अंदर, ठीक है। गुरु विशिष्ट पुरस्कार है वो पुष्पेंद्र सिंह को मिला था 2001 के अंदर, 2001 के अंदर, फिर किसी भी नहीं मिला। ये 3 पुरस्कार मिले आपके बास्केटबॉल संबंधी। लिख देता हूँ मैं गुरु विशिष्ट पुरस्कार, लास्ट टाइम वाला बता देता हूँ। गुरु विशिष्ट पुरस्कार है वो मिला था आपके 2001 के अंदर, ठीक है। लास्ट टाइम किसको मिला था आपका, वो मिला था आपके पुष्पेंद्र सिंह को। किसको मिला था आपके पुष्पेंद्र सिंह को, ठीक है। आप देखो आपको बढ़ाना है भाई अपने सरकारी स्कूल में, जहाँ भी मास्टर बन के जाओ तो वहाँ पर बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को ज़्यादा बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो निम्नलिखित विचार कीजिए। खतन दे रखा आपका वर्ष 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया, बिल्कुल राइट। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के में बास्केटबॉल कोर्ट का आकार 28x15 मीटर होता है, बिल्कुल राइट। बास्केटबॉल की एकेडमी जयपुर के अंदर है क्या आपकी एकेडमी, नहीं। बास्केटबॉल एकेडमी है वो अपने जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर आपकी जैसलमेर के अंदर। तो नीचे दिए कोर्ट का उपयोग
प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा देखो, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, ऊँट के गले के आभूषणों को क्या खा जाता है? देखो, ऊँट क्यों लिया मैंने? ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो हार खा जाता है, मंगलसूत्र खा जाता है, गोरबंद खा जाता है, नथ खा जाता है। देखो, नथ नाक में पहनी जाती है, ठीक है, मंगलसूत्र गले में, हार भी गले में, और गोरबंद ऊँट का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऊँट के बारे में जानते हैं ना, ऊँट के बारे में जानते हैं हमें। तो राज्य पशु श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इस दर्जे की घोषणा हुई थी, घोषणा कब हुई थी इसकी? दोनों चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। घोषणा हुई थी आपकी 30 जून 2014 को। कब हुई थी आपकी? 30 जून 2014 को। और 2014 को कहाँ पर हुई थी आपकी? बीकानेर में। तो बीकानेर में घोषणा की गई थी कि आपका राज्य पशु है वो कौन होगा? आपका पशु श्रेणी में ऊँट होगा। कब? 30 जून 2014 को। ठीक है, और इसको अधिनियमित रूप से लागू कब हुआ आपका? अधिसूचना कब जारी हुई आपकी? अधिसूचना की बात करें, यानी पूर्ण रूप से ऊँट को राज्य पशु का दर्जा मिल गया, वो मिला था आपका 19 सितंबर 2014 को। कब मिला था आपके? 19 सितंबर 2014 को। दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पूछे इसका, तो पहले बता चुका हूँ, दोबारा याद कर लेना। वैज्ञानिक नाम पूछे इसका, तो वैज्ञानिक नाम क्या आपके ऊँट का? आपका कैमेलस, क्या नाम है भैया आपका? कैमेलस डोमेडेरियस है। ठीक है भाई दोस्तों, याद कर लेना इसका, डोमेडेरियस वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। इन राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य जो पुष्प है, इनके सभी के नाम पूछे जाते हैं। उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या बोला जाता है इसको? रेगिस्तान का जहाज। अरे थार के मरुस्थल का है, वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, गवर्नमेंट ऊँट है वो, जैसे सवारी के लिए जो आपकी पशुपालन यदि आपके है पशु गणना, तो वहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेला कहाँ पर पड़ता है आपका? पुष्कर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आ गया, देखो करते हुए विचार करना ही पड़ेगा, क्या करें। राजस्थान सरकार ने ऊँट विकास योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई। देखो, ऊँट विकास योजना है, वर्ष कौन से में स्टार्ट की गई? 2018 के अंदर। 18 में की गई थी क्या? 2016 के अंदर की गई थी। कब की गई थी आपकी? 2016 के अंदर। याद कर लेना, गलत मत कर देना। कि राजस्थान जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से वर्ष 2016 के अंदर ऊँट विकास योजना की शुरुआत की गई। जो ऊँट विकास योजना है वो 2016 के अंदर शुरू की गई थी। बिल्कुल, ये आपका गलत हो जाएगा पहला। तो इस योजना के तहत ऊँट के बच्चों के जन्म पर पशुपालकों को 10,000 3 किस्तों में दिए जाते थे। 10,000 3 किस्तों में दी जाए। तो ये भी बिल्कुल राइट है। 2016 में जब ये योजना आई थी तब आपके जो पशुपालक थे उनको 10,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, बजट 2024-25 की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई। बिल्कुल राइट। कितनी कर दी गई आपकी? 20,000 रुपये कर दी गई। बिल्कुल राइट। ऊँट महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में आयोजित किया जाता है। देखो, ऊँट महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में आयोजित नहीं किया जाता। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपके बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आपकी बीकानेर में किया जाता है। और माह पूछे तो कौन से माह में किया जाता है? आपका जनवरी माह में। कौन से माह में? आपकी जनवरी माह के अंदर किया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर में। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हमें पूछा कि सही कथन कौन सा है। तो सही कथन की बात करें हम, तो आपका एक तो दूसरा सही है, एक कौन सा आपका? तीसरा सही है। तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी ऊँट विकास योजना है वो 2016 के अंदर आई थी, और आपकी ऊँट महोत्सव है बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी माह में। और आपका ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर? आपके जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। सारे याद कर लेना यहाँ पर, ऊँट अनुसंधान केंद्र। वैसे तो अगला टॉपिक आपके अनुसंधान के अंदर ही है, अनुसंधान केंद्र। अगला टॉपिक कौन सा आपका? अनुसंधान केंद्र है। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपका जोहड़बीड़ बीकानेर। याद करना है कि दोस्तों कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपके जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ऊँटों का मेला कहाँ पर लगता है? ऊँटों का मेला कब लगता है ये भी याद कर लो। ऊँटों का मेला की बात करें हम, तो ऊँटों का मेला लगता है आपका पुष्कर के अंदर। कब? आपका जो पुष्कर मेला है वो किससे संबंधित है? आपके ऊँटों से संबंधित है। ठीक, कब लगता है सर ये लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है दोस्तों? आपको कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। याद कर लेना, कब लगता है ये मेला? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पर? पुष्कर के अंदर। ठीक है, ऊँटों का सर्वाधिक ऊँट आपके बाड़मेर, और न्यूनतम कहाँ पर? आपके प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, ये पशु गणना से संबंधित है, आप याद करो ना, वहाँ का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वहाँ से पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा। रोड़ा के फूल को राज्य पुष्प के रूप में कब अधिसूचित किया गया? देखो वापस आ गया क्वेश्चन।
26 जनवरी 1985 को, 15 अगस्त 1980 को, 31 अक्टूबर 1983 को, 1 नवंबर 1990 को। तो ये घोषित किया गया था आपका 31 अक्टूबर 1983 को। कब घोषित किया गया आपके? 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। नोएडा की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे, वैज्ञानिक नाम पूछे इसका, पूरे क्वेश्चन करवा दिए, यानी पूरी बुकलेट के जितना थ्योरी थी वो पूरी आपके क्वेश्चनों के माध्यम से आपको यहाँ पर मिली और पूरे के पूरे प्रेस से क्वेश्चन थे। तो उपनाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम को क्या था आपका? टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, याद कर लेना क्या आपका? टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, इसका उपनाम पूछे, उपनाम पूछे जाते हैं भाई, उपनाम याद कर लेना, किस नाम से जाना जाता है उपनाम? रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान। मरुशोभा, देखो मरुशोभा रोड़ा को बोला जाता है और आपका जो थार शोभा है वो खेजड़ी को बोला जाता है। ठीक है, मारवाड़ का टीका, मारवाड़ का टीका। और विस्तार की बात करें, इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार कहाँ पर? आपका पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ऑपरेशन खेजड़ा वर्ष 1991 में चला गया। ऑपरेशन जो खेजड़ा है वो वर्ष 1991 में चलाया गया, सही बात है क्या? बिल्कुल राइट बात है। कब चला गया था वो ऑपरेशन खेजड़ा? वर्ष 1991 में चलाया गया था, बिल्कुल राइट। हरित राजस्थान कार्यक्रम वर्ष 2009 में चलाया गया। हरित राजस्थान कार्यक्रम है वर्ष 2009 में चलाया गया, बिल्कुल राइट। ठीक है, लक्ष्य क्या था इसमें? वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ाया जा रहा है। खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट वर्ष 1988 में जारी किया गया। जो खेजड़ी टिकट है, जो आपका डाक टिकट है, इसको वर्ष 1988 में जारी किया गया, बिल्कुल राइट। कब? 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून 1988 को, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर इस पर जारी किया गया था आपका। ठीक है, बिल्कुल राइट। थार शोभा, देखो मैंने क्या बताया था, वार पहले आया था मरुशोभा। मरुशोभा किसको बोला जाता है? आपके रोड़ा को। थार शोभा किसको बोला जाता है? आपकी खेजड़ी को। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। खेजड़ी की कांटे रहित किस्म जिसे 2007 में विकसित किया गया, बिल्कुल राइट। थार शोभा वह है जिसे आपकी 2007 में विकसित किया गया था, जो खेजड़ी की किस्म है जो कांटे रहित है। ठीक है, और इसका जो विकसित किया था वो किसने किया था? वो विकसित किया था आपके जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ना, शुष्क बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? आपके बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर। याद कर लेना भाई दोस्तों कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान द्वारा कौन, जो आपकी थार शोभा है खेजड़ी कांटे रहित किस्म है, विकसित कब किया गया था? 2007 के अंदर विकसित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन अभी वर्तमान में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में। इस चीज को, हर चीज आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? यहाँ पर देखो, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। कहते हुए स्तंभ ए और स्तंभ बी दे रखा है। ठीक है, देखो खेजड़ी दिवस है, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये आपका खेजड़ी दिवस मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है आपका? 12 सितंबर को। ठीक है, वृक्ष मेला है, वृक्ष मेला कब लगता है आपका? वृक्ष मेला की बात करें तो वृक्ष मेला लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, और वृक्ष पूजा दशहरा के ऊपर की जाती है। खेजड़ी की पूजा की बात करें तो दशहरा के ऊपर की जाती है। कब? आपकी दशहरा के ऊपर खेजड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका? देखो CBA कौन सी में आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 12 सितंबर को मनाया जाता है आपका कौन से ग्राम में? आपके खेजड़ली ग्राम में। कौन से ग्राम में? खेजड़ली ग्राम। और कहाँ पर पड़ता है आपका खेजड़ली ग्राम? यह पड़ता है आपका जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है आपका? जोधपुर में। ठीक है, और किसकी याद में मनाया जाता है ये आपका? अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था? 1730 के अंदर खेजड़ली आंदोलन चलाया था, 1730 के अंदर। ठीक है, इसमें इन्होंने बलिदान दिया था अपना, बलिदान क्या दिया था? अपना बलिदान दिया था। ठीक है, पेड़ की लिपट गई थी, आपने तस्वीरें देखी होगी। फिर उनके सैनिकों ने, राजा के सैनिकों ने उनको पेड़ से ही काट दिया था वहाँ के लोगों को। तो उन्हीं की याद में आपका खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। और वृक्ष मेला भी वहीं पर बढ़ता है आपका, खेजड़ी ग्राम में बढ़ता है आपका वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। देखो 2 क्वेश्चन आपके, वृक्ष मेला तो बढ़ता है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को हिंदी कैलेंडर के अनुसार, और खेजड़ी दिवस मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को। ठीक है, दशहरा के अवसर पर आपकी खेजड़ी की पूजा की जाती है वृक्ष की। ये आपके जो खेजड़ी है ना, खेजड़ी को नुकसान, जो आपके अवधारणा है कि खेजड़ी को संरक्षण से संबंधित है सभी आपकी। दशहरा को खेजड़ी का
पूजा की जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो राजस्थान की बात करो, जो गोगा जी का मंदिर है आपका, ठीक है, गोगा जी व झुंझार जी का थान आपका, वो भी कौन से पौधे के नीचे बनाया जाता है, आपका खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो खेजड़ी आपकी गोगा जी को गिरने नहीं, उस खेजड़ी को काटा नहीं जाएगा, ठीक है। ये संरक्षण, खेजड़ी के संरक्षण को लेकर चलाए गए थे ये सभी चीजें, ठीक है, ताकि खेजड़ी का बचाव हो, इनका नष्ट न हो, दोहन न हो, ठीक है। ये सभी चीजें आपके वन्य जीव संरक्षण संबंधित थे। तो देखो दोनों क्वेश्चन आपका पिछला, ये तो आपके थे राजस्थान सरकार द्वारा, ये सारे के सारे राजस्थान सरकार द्वारा खेजड़ी के संरक्षण को लेकर, ये थे आपके प्रचलित जो आपके वर्षों से चले आ रहे हैं, ठीक है। देखो 1730 से चले आ रहे हैं आपके, 1730 ईस्वी में राजस्थान के जो आपके जोधपुर में जो आपका खजड़ेली ग्राम है, वहाँ पर अमृता देवी विश्नोई ने आपकी खजड़ेली आंदोलन चलाया था, बचाया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी अपने एक पेट को बचाने के लिए। तो आप देख सकते हो अपने राजस्थान कितना महान है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज भी प्रचलित है, जैसे बड़ी बड़ी सभ्यताएं आपकी खत्म हो चुकी है, जैसे आपकी मिस्र की सभ्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन राजस्थान की देखो आज भी हमारी गाय माता है, तो गाय माता है। कालीबंगा सभ्यता में बैल की मूर्ति मिलती है, आज भी हम बैल की मूर्ति बनाते नहीं है क्या मंदिरों में, देखो आपकी बैल की मूर्ति होती है। आज भी गाँव के अंदर कोई बैल मर जाता है तो उसकी मूर्ति बना दी जाती है, आज भी प्रचलित है। यह हमारी संस्कृति है भारत की, जो कभी मिट नहीं सकती, लाखों पुरानों वर्षों से चली आ रही है, परंपराएं हैं, ठीक है। आज भी पेड़ों के नीचे मंदिर बनाए जाते हैं ताकि उस पेड़ को नष्ट ना हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा आपके लगभग यदि पौधे हैं तो आपके बालाजी का मंदिर भी खेजड़ी के नीचे मिलेगा, गोगा जी झुंझार जी तो मिलते हैं, बालाजी का मंदिर भी खेजड़ी के नीचे मिलेगा, ठीक है। ये संरक्षण को लेकर थे, पेड़ पौधों के संरक्षण, प्रकृति को लेकर ये संरक्षण से संबंधित थे सारे के सारे। तो इतने मान कार्यक्रम चलाए गए थे, बहुत ही अच्छे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थे आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं पूरे, और हमने शायद लगभग हमने पूरा टॉपिक कवर किया होगा इन क्वेश्चनों के माध्यम से। सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके प्रयोगशाला क्वेश्चन थे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे, आपके प्रयोगशाला क्वेश्चन थे, यानी अभी जस्ट 2 महीने के अंदर आपके पूछे गए एग्जामों के क्वेश्चन थे। अभी 2 महीने के अंदर जो एग्जाम हुई है आपकी, उन एग्जामों के क्वेश्चन थे। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चन, आप कमेंट में जरूर बताना, और सारे के सारे टॉपिक भी आपका कवर हो गया होगा। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी करना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करना, और कोई कमी रही तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताना ताकि उसमें सुधार किया जा सके। कल होगी, कल की क्लास बताऊँ मैं अनुसंधान केंद्र, कल क्लास होगी आपकी अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र। जैसे हमने अभी देखा आपका जोड़भीड़ ऊंट अनुसंधान केंद्र, इसी प्रकार के सभी अनुसंधान केंद्र कल की क्लास में होंगे, और एमसीक्यू होंगे आपके प्रयोगशाला के क्वेश्चन। क्या होंगे आपके प्रयोगशाला के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कलाम ने प्रयोगशाला के क्वेश्चन नहीं दिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन हमने प्रयोगशाला के क्वेश्चन खुद ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से एमसीक्यू के माध्यम से सारे टॉपिक कवर करेंगे, और अच्छे से आपको याद भी होंगे। आपको पता तो चले ना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने से ऐसे थोड़ी पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपका आरपीसी का पैटर्न कैसा चेंज हो चुका है, अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न कैसा चेंज हो चुका है, ऐसे एमसीक्यू निकालोगे तब पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी जरूर बताना, और इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।